डियर स्टूडेंट्स, ब्रिलियंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल हमने हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है धातु एवं अधातु। ठीक है, और इसमें हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा कर ली थी। भौतिक गुणों में क्या क्या आते हैं? तन्यता, चालकता, आघातवर्धनीयता, ध्वनिकता, ये सभी गुण भौतिक गुणों में आते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने लास्ट टाइम में हमने बात की थी उसके रासायनिक गुणों के बारे में भी, और रासायनिक गुणों में हमने बात की थी ऑक्साइड के आधार पर। अगर कोई धात्विक ऑक्साइड है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षार की है। और अगर कोई अधात्विक ऑक्साइड है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो आज हम उसी बात को आगे लेकर चलते हैं कि धातुओं में कौन कौन से रासायनिक गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको कल का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कल का लेक्चरर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण, यह हमारी हेडिंग रहेगी। ठीक है, कि धातुओं के कौन कौन से रासायनिक गुण पाए जाते हैं। आखिर धातुओं में ऐसे क्या गुण पाए जाते हैं जो कि उनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन को दर्शाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे टॉपिक है उनको हम क्वेश्चन बना के हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा एग्ज़ाम में उसी के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे कि जो हमारा टॉपिक होगा उससे रिलेटेड कैसे सवाल बनेंगे। ठीक है, तो आप पहला सवाल लिख सकते हैं। ठीक है, आप पहला सवाल लिखेंगे कि क्या होगा यदि धातुओं को वायु की उपस्थिति में जलाया जाए। हमारा पहला सवाल क्या होगा? ये हमारा टॉपिक ही है, लेकिन हम कैसे करेंगे इसे? क्वेश्चन के रूप में। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या होगा यदि धातुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया को क्या कहते हैं रासायनिक में? दहन। जलाया या दहन किया जाए। सवाल आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि हमारे पास में कोई धातु है, ठीक है, कोई धातु है, और अगर हम उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं? उसका दहन करते हैं या फिर जलाते हैं, तो क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए, जैसे ही हम धातुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो लगभग सभी धातुएं क्या होगी? ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाएगी। क्या करेगी? ऑक्साइड बनाएगी। तो क्या सभी धातुएं बनाएगी? लगभग सभी धातुएं बनाती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे पास में मान लेते हैं कि कोई धातु है। ठीक है, हमारे पास में धातु है। धातु को हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे? उसे जलाएंगे। ठीक है, जैसे ही धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, जलेगी मतलब उसका दहन होगा। ठीक है, जैसे ही उसका दहन कराते हैं तो हमें धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या देगी? धातु ऑक्साइड क्या देगी? धातु ऑक्साइड। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लेते हैं हमारे पास में क्या? कॉपर धातु है। ये किसके साथ क्रिया करेगी? ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही क्रिया करती है ये ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगी? ये कॉपर ऑक्साइड, CuO, ये बनाएगी कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड बनाएगी तो इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है काला पदार्थ होता है ये। ठीक है, तो हमें इसी के बारे में चर्चा करनी है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या करती है। ठीक है,
जैसे ही धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो ऑक्साइड बनाती है। और धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? क्षारकीय होगी। क्या धातु ऑक्साइड जो बनता है वो जल में घुलनशील होता है? तो इसका जवाब है नहीं। जो धातु ऑक्साइड है वो जल में अघुलनशील होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप धातुएं भी होती है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। यदि इनके ऑक्साइड हमें प्राप्त होते हैं तो ये जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो अब हम इस जवाब के, अगर हम इस सवाल के जवाब में बात करें तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करें और फिर हम इसका जवाब लिखते हैं। इसका क्या जवाब होगा? देखो, इसका जवाब होगा यदि धातुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो लगभग सभी धातुएं क्या बनाएगी? ऑक्साइड बनाती है। और ऑक्साइड कैसा होगा? ये धातु ऑक्साइड। सभी धातुएं धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या लिखा हमने? यदि धातुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए या फिर दहन किया जाए तो लगभग सभी धातुएं क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनाती है। कैसे? अभी हमने जस्ट एग्जाम्पल के जरिए समझा है कि धातु क्या करेगी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के धातु ऑक्साइड बनाएगी। अर्थात हम इसी बात को क्या हम ऐसा कह सकते हैं? अर्थात इसी बात को हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में कोई धातु है और ये धातु किसके साथ क्रिया करेगी? ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि किसकी उपस्थिति में जलेगी? ये ऑक्सीजन की। तो धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे ही जलती है या फिर इसका दहन होता है तो हमें क्या मिलेगा? धातु ऑक्साइड, जिसे हम धात्विक ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या प्राप्त होगा? धातु ऑक्साइड। अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन हो गई ये। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कॉपर का। कॉपर धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के क्या बनाएगी? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? तो बैलेंस कर देते हैं। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है। बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर दिया और इधर भी 2 से गुणा। तो हमने क्या किया? कॉपर धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करें? हमने जला दिया। जैसे ही जलाया तो हमें क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड। और ये कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? ये होता है हमारा काला पदार्थ। कैसा होता है ये? काला पदार्थ। तो बच्चों आप इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर इसी सवाल के जवाब में हम कुछ पॉइंट और लिखवाते हैं। ये आपका सवाल भी है और ये आपके चैप्टर का एक टॉपिक भी है। टॉपिक क्या है? क्या होगा यदि धातुओं को ऑक्सीजन के साथ की उपस्थिति में जलाया जाए? तो हमारा टॉपिक ये है कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो इसका मतलब क्या है कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या देती है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अगर किसी बच्चे ने
इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो देख लेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि धातु ऑक्साइड क्या होता है, अधातु ऑक्साइड क्या होता है। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम एल्यूमिनियम धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है। यदि हम एल्यूमिनियम धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो अब हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं। आपने इसे नोट कर लिया होगा। अगर कोई बच्चा इसे नोट नहीं कर पाता है तो आप क्या करिएगा, बीच में वीडियो को रोक लीजिएगा और फिर आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम एल्यूमिनियम की। अगर हमारे पास में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है इसका, ठीक है, एल्यूमिनियम का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हमें प्राप्त हो रहा है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, तो ये इक्वेशन हमें बैलेंस नहीं दिखाई देती। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ही बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 3 है इधर 2 है, अगर मैं इसे 3 से गुणा कर दूं, अगर मैं इधर 3 से गुणा कर दूं तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। और अगर इधर हम 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। लेकिन इधर एल्यूमिनियम 4 हो गए, इधर कितना है 1, तो बैलेंस करने के लिए 4 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा है एल्यूमिनियम। जैसे ही ये एल्यूमिनियम धातु किसके साथ क्रिया करेगी, ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही एल्यूमिनियम धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेगी, दहन होता है इसका, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हमने देखा कि जब धातुएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो हमें क्या देती है, धातु ऑक्साइड देती है। अब बात आती है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, और इसके बारे में चर्चा कर ली थी हमने पिछले लेक्चर में कि धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो आप इसे यहाँ तक नोट कर लिए। अब हम इसी में अगला पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ तक बात कर ली, आपको ये रिएक्शन उतारनी है और इसके नीचे एक पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है, धातु ऑक्साइड कैसे प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय भी बोल सकते हो या फिर क्षारकीय भी बोल सकते हो, ठीक है। इसी को हम क्षारकीय भी बोल सकते हैं, क्षारीय या फिर क्षारकीय। इसके बाद में क्या धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, तो अधिकांशतः जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। कुछ अपवाद स्वरूप होते हैं जिनके ऑक्साइड क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, लगभग या फिर सामान्यतः। सामान्यतः धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन
लेकिन सोडियम तथा पोटेशियम, लेकिन सोडियम तथा पोटेशियम सोडियम तथा पोटेशियम के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। तो आप इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं कि क्षार कैसे बनाते हैं। ठीक है, धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। सामान्यतः जो धातु ऑक्साइड है जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, अघुलनशील होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप हमारे पास में दो धातुएं, सोडियम है और दूसरी क्या है? पोटेशियम। ये क्या होती है? जो इनके ऑक्साइड है वो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। तो आप इसे यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम ये बताते हैं कि कैसे क्षार बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। It's 6:38 a.m. तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे कि ये सोडियम और पोटेशियम कैसे जल के साथ क्रिया करके क्षार बनाते हैं। ठीक है, तो हम इनके ऑक्साइडों के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन तो आपने उतार ही लिया होगा। तो अब बात करेंगे कि ये इनके ऑक्साइड कैसे घुलते हैं। ठीक है, कैसे क्षार बनाते हैं। अर्थात हम देखते हैं हमारी जो पहली रिएक्शन है, हमने बात की है सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड की। तो सोडियम का क्या होता है? Na2O। ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड क्या करेगा? जल में घुलेगा। जल में घुलने का मतलब जल के साथ क्रिया करेगा, और जल के साथ क्रिया करके ये क्या बनाता है? क्षार बनाता है। क्षार क्या होता है? जैसे कि NaOH। क्या हुआ? NaOH सोडियम का ऑक्साइड है, जल के साथ क्रिया करेगा, क्या बनाता है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आप ये जानते होंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये कि क्षार है। क्या है? ये क्षार है। तो क्या दी गई इक्वेशन बैलेंस है? अगर दी गई इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो सोडियम ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया जल के साथ हुई, हमें क्षार प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु इधर? एक और एक, दो। इधर कितने हैं? हमारे पास में एक ही है। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से जैसे ही गुणा करते हैं तो इधर ऑक्सीजन 2 हो जाते हैं। अब इधर सोडियम हो गए 2, इधर 2 है, हाइड्रोजन 2 है। तो दी गई इक्वेशन क्या हो गई? अब बैलेंस हो गई। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड की, तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड किसके साथ क्रिया करेगा? जल के साथ।
और ये क्या बनाता है KOH, ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या हमारा क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है, ये हमें जल से प्राप्त हो रहा है, इसलिए एक्वस। ये भी हमारा एक्वस, ये हमारी प्रकृति होगा लिक्विड। और ये कैसा होगा, ऑक्साइड है, ये भी लिक्विड अवस्था में होगा। और ये हमारा क्या हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड। आप इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए इन दोनों अभिक्रियाओं को, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये पोटेशियम ऑक्साइड है, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया था सोडियम के, ये होगा सॉलिड। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम चर्चा करेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड की। ठीक है, चर्चा करेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड की। और आपका यहाँ ये वाला सवाल पूरा हो जाता है। ठीक है, ये वाला सवाल आपका पूरा हो जाता है। सवाल क्या था हमारा, क्या होगा यदि हम धातुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। ठीक है, धातु ऑक्साइड बनाता है और धातु ऑक्साइड की प्रकृति वगैरह सब देख लिया हमने। अब बात करेंगे हम उभयधर्मी ऑक्साइड की, तो उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है किसी को तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये वाली इक्वेशन बैलेंस कर लो, इसे यहाँ पे 2 कर देना। ठीक है, अब आपका ये इक्वेशन बैलेंस है। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो बात करेंगे अब हम उभयधर्मी ऑक्साइड की। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, देखो ऐसे होंगे ऑक्साइड, धातुओं से बने हुए ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल के साथ भी क्रिया कर ले और क्षारक के साथ भी क्रिया कर लें, तो ऐसे ऑक्साइड क्या कहलाएंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहलाएंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड, आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा कि उभयधर्मी, उभयधर्मी का मतलब होता है जिसकी प्रकृति 2 प्रकार की हो। ठीक है, 2 प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करे। तो ऑक्साइड साथ में है तो ऐसा ऑक्साइड होना चाहिए जो 2 प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करे, मतलब वो अम्ल के साथ भी क्रिया करे और क्षार के साथ भी क्रिया करे। तो अगर ऐसे कोई धातु ऑक्साइड है हमारे पास में जो अम्ल के साथ भी क्रिया करते हैं और क्षारक के साथ भी क्रिया करते हैं, तो ऐसे ऑक्साइड क्या कहलाएंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। अगर हम उभयधर्मी के ऑक्साइड की चर्चा करें तो एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल के साथ भी क्रिया करता है और क्षारक के साथ भी क्रिया करता है। अगर ये दोनों के साथ क्रिया करता है तो इसे क्या कहेंगे हम, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि यदि धातु ऑक्साइड को अम्ल तथा क्षारक दोनों में से किसी एक के साथ एक समय पर केवल एक के साथ अभिक्रिया करके अगर ये लवण व जल प्रदान करता है तो वह ऑक्साइड कैसा होगा हमारे पास, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, क्या कहलाएगा वो, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो हम इसमें लिख सकते हैं यदि धातु ऑक्साइड, यदि धातु ऑक्साइड, यदि कोई धातु ऑक्साइड, ठीक है, क्या लिखोगे, यदि कोई धातु ऑक्साइड, या फिर आप लिख सकते हो ऐसे धातु ऑक्साइड। ठीक है,
आप ऐसा लिख सकते हो कि ऐसे धातु ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल अथवा क्षारक, अम्ल अथवा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके, दोनों से अभिक्रिया करके क्या देंगे? अगर धातु ऑक्साइड है अम्ल के साथ क्रिया करेगा या फिर क्षारक के साथ, तो दोनों से अभिक्रिया करके क्या देगा? लवण व जल प्रदान करते हैं, जल प्रदान करते हैं। क्या कहलाते हैं वो? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके क्या करेंगे? लवण और जल प्रदान करते हैं। क्या कहलाते हैं वो? उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अर्थात हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अब हम इसमें बता सकते हैं अभिक्रिया के माध्यम से। लिखा क्या है हमने? अगर हमारे पास में कोई ऐसे धातु ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ भी क्रिया करे और क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करे, क्या दे हमें? लवण व जल। तो ऐसे ऑक्साइड क्या कहलाएंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। लेकिन बात यह है कि धातु ऑक्साइड एक समय पर केवल एक के साथ ही अभिक्रिया करेगा, या तो वो एक टाइम पर अम्ल के साथ ही अभिक्रिया करेगा या फिर क्षारक के साथ ही अभिक्रिया करेगा। ऐसा नहीं है दोनों के साथ एक साथ अभिक्रिया कर ले। ठीक है, तो अगर हम इसे हिंदी में अभिक्रिया के रूप में लिखना चाहें तो कैसा लिख सकते हैं इसको? अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में हमारी रिएक्शन क्या बन जाएगी? हमने लिखा क्या है? इसी बात को हम ऐसा लिख सकते हैं कि धातु ऑक्साइड है, क्या हमारे पास में? धातु ऑक्साइड। यह धातु ऑक्साइड किसके साथ क्रिया करेगा? या तो क्रिया करने वाले के लिए अम्ल होगा या फिर क्षारक के साथ क्रिया करेगा, और ये इसके साथ अभिक्रिया करके क्या देगा हमें? लवण व जल देता है। क्या देता है ये हमें? लवण व जल। ये तो हो गया हिंदी में अभिक्रिया, लेकिन क्या हम इसे प्रतीकों के रूप में लिख सकते हैं? तो देखिए, एक हमारे पास है धातु ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जैसे ही हम अम्ल के साथ कराते हैं, HCl के बारे में तो सुना ही होगा, इसे बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या देगा? अगर हम इसकी बात करें तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अभिक्रिया करके AlCl3 देता है। क्या देता है? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या देता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो ये क्या हमारा? लवण, और साथ में हमें क्या मिल जाएगा? जल। ठीक है, ये हमारा हो गया जल, ये हमारा अम्ल हो गया, ये ऑक्साइड हो गया। तो हमने देखा कि जो धातु ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है हमें? लवण व जल देता है। ये हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड।
क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने परमाणु इधर? 3। इधर कितने हैं? 1। तो क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए? 3। इसके बाद में हाइड्रोजन 6 उधर है, इधर कितने हैं? 1 है, 6 से गुणा कर दिए। क्लोरीन कितना है इधर? 6 हो गया, इधर 3 है इसलिए 2 से गुणा कर देंगे। एल्यूमिनियम इधर 2 है। दी गई इक्वेशन कैसे हो गई? बैलेंस हो गई। तो हमने देखा कि यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड किसके साथ क्रिया कर रहा है? अम्ल के साथ। क्या बना रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो क्या है? लवण है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड अभी अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है, इसके बाद में किसके साथ क्रिया करेगा? क्षार के साथ। और उसके लिए भी हम अभिक्रिया लिखेंगे, लेकिन पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है? इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्षार के साथ अभिक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत रहती है किसी भी बात को लेकर, तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं और सवाल आपका पूछ सकते हैं। आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो धातु ऑक्साइड है वो किसके साथ क्रिया करेगा? आप करेगा ये क्षार के साथ। क्या करेगा? क्षार के साथ। पहले हमने बात की थी अम्ल के साथ अभिक्रिया हुई थी, अब करेगा ये क्षार के साथ। तो जैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसके साथ क्रिया करता है? क्षार के साथ, NaOH के साथ। जैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसके साथ करता है क्षार के साथ, तो क्या प्राप्त होगा हमें? लवण प्राप्त होगा। लवण के साथ में जल भी प्राप्त होगा, लेकिन लवण कैसा होगा? सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होगा, NaAlO2। NaAlO2 इसे बोलते हैं हम सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। और ये क्या है हमारा? लवण। और इसी के साथ में हमें प्राप्त होता है जल। तो लवण और जल, ये हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम जानते हैं ये क्या है? एक क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अभी हमने इसके बारे में चर्चा की है, यह है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हमें इन दोनों अभिक्रियाओं से क्या पता चलता है? इन दोनों अभिक्रियाओं से हमें यह पता चलता है कि जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ भी क्रिया कर रहा है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है। तो ये जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये दोनों के साथ क्रिया कर रहा है, इसीलिए ये कैसी प्रकृति का? उभयधर्मी प्रकृति का। इसीलिए हम क्या कहेंगे? इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे, ठीक है? तो आप इन दोनों को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे एक नोट करके लिख देंगे। इसी पॉइंट को हम बता देंगे कि दी गई दोनों अभिक्रियाओं में जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये कैसी प्रकृति का है? उभयधर्मी प्रकृति का है, ठीक है? तो आप इस इक्वेशन को देखें तो आपको पता है कि दी गई इक्वेशन क्या है? बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए तो हम क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। अब दी गई इक्वेशन आपको बैलेंस मिलेगी। 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 5 हो गए, इधर 4 और 1 5, 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है? दी गई इक्वेशन बैलेंस है। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम बात करेंगे कि इन दोनों के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
तो हम लिख सकते हैं निष्कर्ष के तौर पर निष्कर्ष, हमारा निष्कर्ष क्या निकला? हम लिख सकते हैं कि दी गई दोनों अभिक्रियाओं में या फिर उपर्युक्त, यानी कि जो ऊपर दोनों अभिक्रियाओं की बात की है, उपर्युक्त दोनों अभिक्रियाओं में उपर्युक्त दोनों अभिक्रियाओं में उपस्थित अभिकारक, अभिकारक क्या है हमारा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उपर्युक्त दोनों अभिक्रियाओं में उपस्थित अभिक्रियाओं में उपस्थित उपर्युक्त दोनों अभिक्रियाओं में उपस्थित अभिकारक एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल व क्षार दोनों के साथ क्रिया करता है। इसलिए कैसी प्रकृति का ही है, इसलिए यह उभयधर्मी ऑक्साइड है। कैसा ये? उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन की, क्या जो धातुएं होती है, क्या जो धातु होती है सभी ऑक्सीजन के साथ समान दर से क्रिया करती है? क्या ऑक्सीजन मिलने पर सभी एक ही समान रूप से अभिक्रिया करेंगे उसके साथ? तो बात आती है नहीं, अलग अलग धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने की दर भी क्या होती है? अलग अलग होती है। और इसकी चर्चा करेंगे हम अगले एक क्वेश्चन के रूप में, ठीक है, क्वेश्चन के रूप में कि क्वेश्चन क्या आता है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। It's 7 a.m. तो आपने इसे नोट कर लिया। अब आप अगला क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन लिखिए और क्वेश्चन हमारा होगा कि क्या सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ समान दर से अभिक्रिया करती है? क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन सुनो पहले ध्यान से। हमें ये बताना है कि क्या सभी धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता की दर समान होती है या फिर समान नहीं होती है। तो स्पष्ट है कि जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया तो करती है, लेकिन कैसे करती है? कोई ऑक्सीजन के साथ अधिक तीव्रता के साथ अभिक्रिया करती है, कोई हो सकता है कि बहुत धीमी गति से क्रिया करे, ठीक है। तो हमारा सवाल ये है कि बताइए कि सभी धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता की दर
समान नहीं होती है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे? क्वेश्चन लिखो, बताइए कि सभी धातुओं की ऑक्सीजन के साथ सभी धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने की दर समान नहीं होती है। आप इस बात को कैसे बता पाओगे कि सभी धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने की दर समान नहीं होती है? ठीक है, कैसे बताओगे? तो इसको बताने के लिए क्या हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट का मतलब प्रयोग कर सकते हैं। हम चेक करेंगे कि अलग अलग धातुएं लेकर देखेंगे, अलग अलग धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। अगर हम देखें, अगर हम कुछ धातुएं सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास में सोडियम और पोटेशियम है। सोडियम और पोटेशियम कैसी धातुएं हैं? अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो अधिक सरलता से ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सोने और चांदी की, आप जानते होंगे कि सोना और चांदी जैसा रहते हैं वो वैसा का वैसा बना रहते हैं। सोने के ऊपर ना तो जंग लगती है, ना ही वो काला पड़ता है, और ना ही वो और किसी रूप में परिवर्तित होता है। वो जैसा रहता है वैसा का वैसा सोना बना रहता है। तो इसका मतलब क्या है? सोने और चांदी की जो अभिक्रिया करने की दर है ऑक्सीजन के साथ, वो सोडियम और पोटेशियम की तुलना में क्या है? कम है। ठीक है, तो इससे ये बात तो पता चल गई कि अलग अलग धातुओं की क्या होती है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशील जो अभिक्रिया है करने की दर वो क्या होती है? अलग अलग होती है। तो अब हम इसी का जवाब लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं विभिन्न धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने की दर विभिन्न धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने की दर अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। इसी को हम ऐसा कह सकते हैं कि समान नहीं होती है। ठीक है, समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। क्योंकि अब हम यहाँ पे दे सकते हैं क्योंकि सोडियम और पोटेशियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, इतनी अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। सोडियम और पोटेशियम क्या है? अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। इतनी अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ इनको खुला रखने पर ये ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीजन के साथ
तुरंत अभिक्रिया कर लेती है। और अभिक्रिया करके क्या बनाती है? ऑक्साइड। ऑक्साइड में बदल जाती है। क्योंकि हमने बात की है कि धातुएं क्या है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। तो सोडियम और पोटेशियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती है कि अगर इनको खुला रख दिया जाए ऑक्सीजन में तो ये ऑक्सीजन के साथ तुरंत अभिक्रिया करके ऑक्साइड में बदल जाती है। इसलिए ये ऑक्साइड में ना बदले इसलिए हम क्या करते हैं? इसलिए इनको क्या करेंगे? बचाएंगे। और बचाने के लिए क्या करते हैं? इनको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। किसमें? केरोसिन, मिट्टी का तेल, केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। रखा जाता है, ठीक है। जबकि या फिर लेकिन जो सिल्वर है हमारा, सिल्वर होता है चांदी, Ag, सिल्वर तथा सोना जिसे हम गोल्ड भी कहते हैं, सोना, सिल्वर तथा सोना की अभिक्रिया की दर, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने की दर, अत्यधिक कम होती है। अत्यधिक कम होती है। इसीलिए ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आसानी से ऑक्साइड में नहीं बदलती है। ठीक है, क्या लिखा आपने? हमने यही बात बताई है कि जो धातुएं होती है उनकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने की दर क्या होती है? अलग अलग होती है। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम तो इतनी अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती है कि इनको अगर खुला रख दिया जाए तो ये ऑक्सीजन के साथ तुरंत अभिक्रिया करेंगी और अभिक्रिया करने के बाद में क्या होंगी? ऑक्साइड में बदल जाती है। इसलिए इनको क्या रखा जाता है? केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। लेकिन सिल्वर तथा सोना की अभिक्रिया की जो दर होती है अत्यधिक कम होती है, इसलिए ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आसानी से ऑक्साइड नहीं बनाती है, आसानी से ऑक्साइड में नहीं बदलती है। ठीक है, ऑक्साइड में नहीं बदलती है। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे हम एक और बात करेंगे एक सवाल के ऊपर। सवाल होगा एनोडीकरण क्या है। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
इसी के साथ आप एक बात लिख सकते हो कि नोट करके लिख सकते हो इसी के नीचे, ठीक है। इसी के नीचे आप नोट करके लिख सकते हो कि जो सोडियम और पोटेशियम है, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सोडियम व पोटेशियम वायु से अभिक्रिया करके, वायु से, या हम कह सकते हैं कि इनको खुला रखने पर, सोडियम और पोटेशियम को खुला रखने पर ये आग पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता की दर क्या है, ज़्यादा है। और अगर इनकी अभिक्रिया करने की दर अधिक है तो ये क्या करेंगे, अगर इनको खुला रख दिया जाए वायुमंडल में तो क्या करेंगे, ये आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो आपके इस सवाल का जवाब कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके आगे हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, तब तक के लिए आप इसे नोट कीजिए। कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि इससे हमारे दोस्तों का भी फ़ायदा हो सकता है तो आप उनको भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ लाइक भी कीजिए। It's 7:14 a.m. ठीक है, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक सवाल है, एनोडीकरण क्या है समझाइए। ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और हर एक टॉपिक को हमने कैसे बना दिया, एक क्वेश्चन के रूप में हल करवा दिया, ठीक है। हमें टॉपिक वैसे भी पढ़ने थे तो हमने हर एक टॉपिक को एक क्वेश्चन के जरिए समझ लिया है। इससे हमें ये भी पता रहेगा कि हमें सवाल का जवाब कैसे देना होगा अगर ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम में आता है तो। अगर आप नहीं लिख पाए तो वीडियो को रोक लिया करो और फिर आप इसे नोट कर लिया करो। अगला सवाल लिखिए, एनोडीकरण क्या है। एनोडीकरण क्या है समझाइए। एनोडीकरण क्या है समझाइए। अगर किसी बच्चे को इसका जवाब आता है तो आप बता सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, एनोडीकरण क्या है समझाइए। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि एनोडीकरण, एनोडीकरण इस शब्द में एक बात आ रही है एनोड, और एनोड और कैथोड कहाँ चलते हैं, बैटरी में। तो यानी कि इस अभिक्रिया में क्या होगा कि हमारे पास में कुछ बैटरी जैसा होगा। अगर बैटरी है तो उसमें एनोड और कैथोड भी होते हैं। एनोड और कैथोड किससे बनाए जाते हैं, अभिक्रिया में अगर हम बात करें तो एनोड और कैथोड धातु के बनाए जा सकते हैं। अब वो धातु कोई सी भी हो सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि एल्यूमिनियम धातु ले लेते हैं, एल्यूमिनियम की धातु पर अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, एल्यूमिनियम धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगी। तो क्या हम किसी बैटरी के साथ उसे जोड़ दें
ठीक है। अगर हम एल्यूमिनियम का एक रोड ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास में एक एल्यूमिनियम की रोड है और हम क्या करते हैं एक सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन ले लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में हम क्या करते हैं इस रोड को डुबो देते हैं और जैसे ही हम डुबोते हैं तो क्या करते हैं इस एल्यूमिनियम की रोड पर ये किसका काम करेगी, धनावेश का। ये किसका काम करेगी, एक धनात्मक इलेक्ट्रोड का। अब अभी डायग्राम के जरिए देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, ये एक बर्तन है। इस बर्तन के अंदर हमने एक विलयन भर दिया। किसका विलयन है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल का। और सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन फॉर्मूला क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4। जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में हम क्या करते हैं एक एल्यूमिनियम की रोड लेते हैं। एल्यूमिनियम की रोड ले ली, एल्यूमिनियम की रोड। जैसे ही एल्यूमिनियम की रोड लेते हैं तो हाँ अब हम क्या करते हैं इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये हमारी कुंजी, ये प्लस ये माइनस, ये बैटरी का सिरा धनात्मक है। अब देखो जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट किया, सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है, एल्यूमिनियम की हमारे पास में रोड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। साथ ही साथ विलयन की बात कर रहे हैं तो विलयन में क्या होगा हमारे पास में, जल भी तो होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम धातु को हम साफ करके एनोड के रूप में काम करते हैं और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन के साथ इसे डाल देते हैं। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है हमारा, ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन, इस विलयन में अगर हम करें तो ये हमारा किसका काम करेगा, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य होता है। जैसे ही हम एल्यूमिनियम की रोड को इस विद्युत अपघट्य में लगाते हैं तो ये किसके रूप में काम कर रही है, एल्यूमिनियम रोड, ये हमारा एनोड है। जो धनात्मक, जो धनावेशित सिरे से जुड़ा है वो एनोड हो गई। ठीक है, और ये वाली रोड क्या हो जाएगी, कैथोड। क्या हो जाएगी ये, कैथोड। जैसे ही एनोड पर ये एल्यूमिनियम की रोड है, साथ ही साथ हमारे पास में क्या है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन, इसका मतलब H2O भी होगा। जैसे ही इसमें से विद्युत धारा जाती है, विद्युत धारा जाने पर हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। यहाँ से H2O टूट के क्या क्या देगा हमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देगा। ये इन दोनों में टूट सकता है। तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा होता है, हाइड्रोजन पे चार्ज होता है प्लस, और ऑक्सीजन पे कैसा होता है, माइनस। तो ऑक्सीजन माइनस है तो एल्यूमिनियम पर चार्ज कैसा होता है, एल्यूमिनियम होता है धनावेशित। तो माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन होता है, इसलिए ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, एनोड पर जाएगी। कहाँ जाएगी, एनोड पर। और जो हाइड्रोजन है इस पर कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश, और धनात्मक आवेश किस ओर जाएगा, ऋणात्मक आवेश की ओर। तो हाइड्रोजन कैथोड पर निकलती है। तो ऑक्सीजन यदि एल्यूमिनियम के पास जाएगी तो क्या होगा, एल्यूमिनियम धातु के साथ क्या जुड़ेगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी। और जैसे ही एल्यूमिनियम धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो हमें क्या मिलता है, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड होता है ये किसके कारण बना, जब एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई। यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, एल्यूमिनियम के पास, जो कि क्या है, एक एनोड की तरह कार्य कर रहा है। तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएंगे। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनने का मतलब ये है कि यदि अब ये हमारी एल्यूमिनियम की एक रोड है तो इसके ऊपर ऑक्सीजन आके जमा हो जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन आके जमा होती है तो इसके ऊपर क्या होगी, एक मोटी परत बन जाती है।
ये जो मोटी परत बनती है ये क्या करती है, जो बाहरी वातावरण है इससे किसकी सुरक्षा करेगी, इस एल्यूमिनियम के रोड की। इस एल्यूमिनियम के रोड का जो अंदर का भाग है उसको बचाए रखती है। इसीलिए जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बनती है ये एल्यूमिनियम को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो आज हमने इसकी बात की, एनोडीकरण क्या है समझाइए। तो ये कल डायग्राम भी बनाएंगे हम और इसके बारे में भी लिखेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि हमने यहाँ तक इसे समझ लिया है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। इस सवाल का जवाब हम कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको हमारे वीडियो टाइम पर मिल जाए इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने जैसे और भी दोस्त होंगे, ठीक है, उनकी भी मदद हो जाए, उनको भी आसानी से 10th क्लास में अच्छे नंबर मिल जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनको भी इसके बारे में सूचना दें। तो ज़रूरी है कि ये आप अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, लाइक भी करें और साथ ही साथ जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, उनको जोड़ें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे इसके बारे में चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।